आज नौबत यह है कि अगर बहुत शुद्ध हिंदी कहीं आप बोलेंगे तो आपका उपहास उड़ाया जाए। तो गैर हिंदी प्रदेश के नेता अपने पुराने वायदे से पलट गए। उन्हें लगता था कि अगर हिंदी को स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाएगा और यही कामकाज की भाषा हो जाएगी तो बाकी जो गैर हिंदी प्रदेश के लोग हैं वो सरकारी सेवा में पिछड़ जाएंगे। जॉन स्ट्रेची पहले भविष्यवाणी कर चुके थे 1890 में, इंडिया न तो राष्ट्र है न राष्ट्र हो सकता है। अरे इंडिया कभी राष्ट्र हो नहीं सकता, ये तो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ये तो कभी नेशन नहीं बन सकती। 7 दशक पहले जो भाषाई मुद्दे सेटल कर गए थे वो मुद्दे फिर क्यों दोबारा उभर कर आ रहे हैं। हमें तो हिंदी की स्थिति देखकर रोना आता है। हमें नहीं लगता कि अब अधिक 8 से 10 वर्ष के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाले मिल सकेंगे, क्योंकि अब जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो इंग्लिश स्कूल में ही पढ़। ओके डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी चकित कर देने वाली बात है कि आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने के साढ़े 7 दशक और हमारी जो भाषाई विवाद है उसको समाप्त हुए 7 दशक हो चुके हैं, 7 डेकेड्स हो चुके हैं, और फिर एक बार भाषाई प्रॉब्लम उभर कर आई है। महाराष्ट्र में मराठी तो बोलनी ही पड़ेगी। अगर मराठी नहीं आती है तो आपका ये एटीट्यूड नहीं चलेगा कि हम मराठी बोलेंगे नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आज देखिए, आज आप महाराष्ट्र में देखिए, आप बंगाल में देखिए, आप इससे पहले तमिलनाडु में देख चुके हैं, कई बार कर्नाटका में भी बात उठ चुकी है। जो जितनी भी प्रोविंशियल स्टेट्स हैं, दे हैव बीन टू मच कंसर्न्ड अबाउट देयर लिंग्विस्टिक ऑटोनॉमी। तो मुद्दा उठता है कि जब हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के समय और उसके बाद जब हमने भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन करके हमने इस झमेले को सुलझा लिया, तो फिर यह हमारा पुराना भूत फिर कब्र से क्यों प्रकट हो गया? आखिर ऐसी क्या वजह है? तो माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हमारे जो ये न्यू जनरेशन के, नई पीढ़ी के हमारे जो जेनजी हैं, पहले हम उन्हें बताना चाहेंगे कि हमारा जो नेशन फॉर्मेशन हुआ था बड़ा यूनिक सिचुएशन में हुआ। मतलब आप यही समझें कि जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, तो हमने भारत को एक नेशन बनाना चाहा और पहले हमने वेस्टर्न मॉडल, जो पश्चिमी देश है, यूरोपीय मॉडल है, उस यूरोपीय मॉडल की पूछ पकड़नी चाहिए। मुझे भी यूरोपीय मॉडल पर ही एक नेशन बनाना है। तो यूरोप में जो नेशन बना था वो नेशन बना था एक लैंग्वेज, वन लैंग्वेज वन नेशन। आप देखें, अंग्रेजी भाषा के आधार पर ब्रिटेन का गठन हुआ था, जर्मन भाषा के आधार पर जर्मनी नेशन बना था, फ्रेंच भाषा के आधार पर फ्रांस और स्पेनिश भाषा के आधार पर स्पेन। तो पहले हमारे नेताओं ने भी हिंदी, हिंदुस्तान जैसी बातें की कि भाई हिंदी हमारी, पहले तो हुआ कि चलो हिंदुस्तानी लैंग्वेज हमारी राष्ट्रभाषा होगी, फिर पाकिस्तान के विभाजन के पश्चात, अब उसके बाद फिर उर्दू, जो आपका हिंदुस्तानी, उसका कैंडिडेचर समाप्त हो गया, क्योंकि जो उसमें उर्दू का जो पोजीशन है वो थोड़ा नीचे आ गया। पहले हिंदवी थी, जो उर्दू हिंदी मिश्रित होती थी, फिर हुआ कि नहीं, देवनागरी लिपि पर जो आधारित प्योर हिंदी है वो हमारी राजभाषा और वही राष्ट्रभाषा बनेगी। और जब हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, तो नेशनल मूवमेंट के समय बाकी जो हमारे दक्षिण भारत के नेता थे या फिर गैर हिंदी प्रदेश के बाकी क्षेत्र के नेता थे, they were equally enthusiastic for making India a nation based on a single language हिंदी। मतलब वो सब अपने क्षेत्रीय भाषा के मुद्दे पर, एक राष्ट्रीय भाषा के मुद्दे पर, एक राजभाषा के मुद्दे पर, जिसको कहते हैं स्टेट लैंग्वेज, तो उस मुद्दे पर वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार। लेकिन जब वाकई में फ्रीडम हुआ और जब संविधान सभा में भाषा पर बहस शुरू हुई, तो गैर हिंदी प्रदेश के नेता अपने पुराने वायदे से पलट गए। और पलटने की वजह यह थी कि उनको ऐसा लगता था, उनके ऊपर अपने पब्लिक ओपिनियन का दबाव था। उन्हें लगता था कि अगर हिंदी को स्टेट लैंग्वेज बना दिया जाएगा और यही कामकाज की भाषा हो जाएगी, तो बाकी जो गैर हिंदी प्रदेश के लोग हैं वो सरकारी सेवा में पिछड़ जाएंगे।
तो इसलिए बाकी स्टेट्स में विरोध हुआ, लेकिन जो तमिलनाडु में विरोध हुआ वो बहुत ही इलस्ट्रियस था, क्योंकि उसमें डाउन डाउन हिंदी और सेल्फ इमोलेशन जैसी घटनाएं होने लगी। तो पहले 1950 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने वहां पर कॉम्प्रोमाइज किया और पहले उन्होंने भाषा अधिनियम के आधार पर 15 इयर्स के लिए टेम्पररी तौर पर हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहराज भाषा बना दिया। और फिर उसके आगे एक स्टेप बढ़ के फिर जब 1963 में उस समय पूरा होने लगा तो फिर गैर हिंदी प्रदेश में विरोध शुरू हो गया। तो उन्होंने 63 में राजभाषा विनियम लाकर एक अनिश्चित काल के लिए उन्होंने अंग्रेजी को हिंदी के साथ सहराज भाषा बना दी। अब देखिए बात आती है राष्ट्रभाषा की। तो आप संविधान की 8वीं अनुसूची को देखिए, 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो 8वीं अनुसूची है, उसमें हमने उस समय 14 भाषाओं को जगह बनाई हिंदी के अलावा, टोटल इंक्लूडिंग हिंदी 14 भाषाओं के लिए। तो इंडिया इज द यूनिक नेशन टू मेक इटसेल्फ, टू क्रिएट इटसेल्फ एज ए नेशन बेस्ड ऑन 14 लैंग्वेजेस एट द टाइम ऑफ फ्रीडम। हमने स्वतंत्रता के समय 14 भाषाओं के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। आज उसी 8वीं अनुसूची में उन 14 भाषाओं की संख्या बढ़कर 22 हो गई। ओके, अब देखिए, अब बात वही समाप्त नहीं हुई। अब प्रांतों ने दबाव डालना शुरू कर दिया कि भाई प्रांत का गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, और उनकी जो यह आकांक्षा थी, उनका जो ये एम्बिशन था, वो कहीं ना कहीं नेशनल मूवमेंट ने ही पैदा किया था। क्योंकि नेशनल मूवमेंट के समय हमारे नेताओं ने इस तरह का आश्वासन दिया था कि ब्रिटिश ने जो प्रेसिडेंसी बनाई हुई है वो कहीं ना कहीं वो कॉलोनियल इंटरेस्ट से बनाई हुई है, वो औपनिवेशिक हित में प्रशासनिक संरचना बनाई हुई है, और हम इन भाषा समूह को फ्री करेंगे। आप बताइए ना, एक मद्रास प्रेसिडेंसी में 4 भाषाई समूह थे, उसमें तमिल भाषी थे, तेलुगु भाषी थे, कन्नड़ भाषी थे और मलयालम भाषी थे। लेकिन तब तक भारत का विभाजन हो चुका था, पार्टीशन। तो पार्टीशन के बाद हमारे नेता डर गए। उनको लगा कि अगर अब हम भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करते हैं तब तो फिर बड़ी मुश्किलें आ जाएंगी, क्योंकि अब तो इसमें ये स्थिति इतनी बिगड़ जाएगी कि भाई जो डिफरेंट रीजन है, दे विल डेवलप अ सेंस ऑफ सन ऑफ सॉइल। मतलब जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सन ऑफ सॉइल पॉलिसी को डेवलप कर लेंगे, मिट्टी के लाल जैसी भावनाओं में आ जाएगी, और राष्ट्रीय एकता, नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगी। तो ये बात हुई। अब फिर वहां पर बबेला शुरू हो गया, और ये इस बार बबेला आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ। वहां फुल फ्लेजेड मूवमेंट शुरू हो गया, और एक गांधीवादी वास्तव में फास्ट अनटू डेथ पर गए, उनका डेथ हो गया 53 में। तो फिर नेहरू की सरकार ने वहां भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया। आंध्र प्रदेश 1953 में पहला भाषाई आधार पर गठित प्रांत बनाया गया। फिर एक कह सकते हैं आपकी राज्य पुनर्गठन आयोग बना, स्टेट रिफॉर्मुलेशन कमीशन बना, और राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर अंत में 1956 में 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित क्षेत्र बन गए। तो ये सेटल हो गया, लेकिन सेटल अभी भी होना बाकी था। थोड़ा सा हमें और भी इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। 1960 में मराठी भाषी और गुजराती भाषी दोनों को अलग किया गया, क्योंकि वहां पर भी मांग उठ रही थी। महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज की आइडेंटिटी की बात हो रही थी। हमने वहां भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया, चलो भाई एक पृथक गुजरात बन गया, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी 2 भागों में बट गई, महाराष्ट्र और गुजरात। फाइनली इंदिरा गांधी के समय 1966 में पंजाबी भाषी पंजाब, हिंदी भाषी हरियाणा को अलग कर दिया गया। तो 66 में भाषाई आधार पर प्रांतों के गठन का मामला सुलझ गया, और जो पहले डर था कि इससे सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी डेवलप हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि सेंटर और स्टेट के बीच म्यूचुअल ट्रस्ट हुआ और हर कुछ ठीक हो गया। तो मैं आपको फ्लैशबैक में ले गया, तो हर कुछ सेटल हो गया, इंडिया एक नेशन बन गया। हम प्राउडली कह रहे थे कि इंडिया इज अ नेशन दैट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने अपनी डाइवर्सिटी को हमेशा सेलिब्रेट किया, और अपने आप को एक तरह से एक सेंस ऑफ ग्लोरी अपने आप में पैदा किया कि भाई हम ऐसे यूनिक नेशन हैं कि थर्ड वर्ल्ड के देशों को हमसे सीखना चाहिए कि नेशन कैसे चलता है, नेशन कैसे फॉर्म होता है। अगर आप यूरोपियन मॉडल पर एशियो अफ्रीकन कंट्रीज
नेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो टूट जाएंगे। अगर उनको नेशन बनना है तो भारत वाले फार्मूला को अपनाए। पश्चिमी देश भी चकित रह गए, क्योंकि इससे पहले जितने भी बड़े बड़े पश्चिमी विशेषज्ञ थे, मैं आपको बताऊं कि जॉन स्ट्रेची पहले भविष्यवाणी कर चुके थे 1890 में कि इंडिया इज नाइदर अ नेशन एंड इट नेवर कैन बी। इंडिया ना तो राष्ट्र है ना राष्ट्र हो सकता है। और एक ब्रिटिश पोएट थे जिनका नाम था रुडयार्ड किपलिंग, आपने नाम सुना होगा। उन्हें यहां तक कह दिया कि नो नो नो, इंडिया कैन नेवर बी ए नेशन। इंडिया इज a 5000 years old civilization. It can learn nothing new. अरे इंडिया कभी राष्ट्र हो नहीं सकता, ये तो 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है, ये तो कभी नेशन नहीं बन सकता, ये ना कुछ नया सीख नहीं सकता। लेकिन हमने अपने आप को नेशन बनाकर पश्चिमी देशों को भी दिखा दिया, और हमने केवल स्वतंत्रता आंदोलन में ही नहीं, राष्ट्र निर्माण में भी तृतीय विश्व के देशों के लिए एक मिसाल छोड़ दी, एक टेम्पलेट छोड़ दिया। अब आप ही बताइए, आज रोज न्यूज़पेपर देख के बहुत दिल दुखी हो जाता है कि आज 7 दशक पहले जो भाषाई मुद्दे सेटल कर गए थे, वो मुद्दे फिर क्यों दोबारा उभर कर आ रहे हैं। आज चारों तरफ बबेला मचा हुआ है। आपने मराठी नेताओं को, आपने पीछे उद्धव ठाकरे, और आपने देखा होगा राज ठाकरे, उनकी बहुत समय के बाद जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप था वो बना ही डीप भाईचारा बंधुता में बदल गया है इस मुद्दे पर। और मराठा लैंग्वेज के मुद्दे को उठाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने अलग बंगाल में बयान दिया है। इससे पहले तमिलनाडु में आप M.K. स्टालिन की गवर्नमेंट का बयान देख ही चुके हैं कि वो 2 भाषा और त्रिभाषा फार्मूला पर कह चुकी है। तो मैं स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, मैं समझता हूं कि एक म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज होती है। ये ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट में तो आप जानते हो कि जो रीजनल पार्टीज होती है वो ऐसे गर्म मुद्दे को खोजती रहती है चुनावी कारणों से। जो हमारे यहाँ का जो चुनावी पॉलिटिक्स है उसमें कोई निश्चित प्रोग्राम होता नहीं, कोई निश्चित पार्टीज के पास कोई निश्चित इकोनॉमिक सोशल प्रोग्राम नहीं होता। अब 2 ही 3 प्रोग्राम उनके पास ऐसे बच गए हैं जिनको लेके वो आगे बढ़ेंगे, या तो जातीय आरक्षण के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे, या भाषाई पहचान या सांस्कृतिक पहचान। तो कहीं ना कहीं ये डिवाइसिव जो पॉलिटिक्स है उसका कार्ड खेला जा रहा है, और आज रीजनल पार्टियों से लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं एक बात और भी याद दिलाना चाहूंगा कि वो तो ऐसे मौके खोजेंगे। विद बीइंग द सेंट्रल गवर्नमेंट, हमेशा मौका उन्हें क्यों दे इस चीज को मिसयूज करे। अब देखिए, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें त्रिभाषा फार्मूला की बात कही, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। इससे पहले भी त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई, लेकिन इसमें ड्यूबियस चीज ये हो गई, इसमें 2 भाषा लोकल होनी चाहिए। जो 2 भाषा होनी चाहिए वो इंडियन भाषा और लोकल भाषा होनी चाहिए। अब उनको डाउट ये हो गया कि इसमें एक भाषा कहीं ना कहीं वो हिंदी भाषा को प्रमोट करने की बात, तो कहीं ना कहीं उनको म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हुआ। और म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट होने की वजह यह थी कि कहीं ना कहीं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो अपना लेक्सिकन में जो शब्दावली यूज कर रही थी उसमें हिंदी शब्दों का प्रयोग ज्यादा दिख रहा था। जैसे अब देखिए, अब भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सब सुन के कहीं ना कहीं गैर हिंदी प्रदेश के लोगों को लगता था कि हिंदी हमारे ऊपर मूव कराया जाए। फिर जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई तो उनको नया सबूफा मिल गया। फिर जब त्रिभाषा फार्मूला के लिए तमिलनाडु के गवर्नमेंट को कमान कसा सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और आरटी के तहत जब उनका जो फंडिंग है वो रोक दी गई, तो इस मुद्दे को और भी उन्होंने यह दर्शाने की कोशिश की कि देखिए नॉर्थ के द्वारा कहीं ना कहीं भाषा को थोपने की कोशिश है। तो हम तो ये चाहते हैं, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बात को एश्योर किया है कि भाई आप पर हिंदी थोपी नहीं जाएगी, लेकिन हमें ये लगता है कि हम डिस्ट्रस्ट का मौका ही क्यों दें। वो उनको मुद्दा चाहिए, चुनावी मुद्दा चाहिए, तमिलनाडु में मुद्दा चाहिए। अब तमिलनाडु सरकार को मुद्दा चाहिए, तो अगर हम अपनी तरफ से कुछ ऐसा करते हैं तो उनको एक नया मुद्दा मिल जाता है। सो बेटर टू अवॉइड दिस इश्यू, हम कोशिश करें कि इस तरह का म्यूचुअल ट्रस्ट ना हो। अब सवाल यह खड़ा होता है कि अब हम इसको कैसे टेकल करेंगे। तो हम ऐसे टेकल कर सकते, अगर हिंदी भाषा ठीक है,
भारत में ज्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, और हिंदी का प्रमोशन होना चाहिए। हमें तो हिंदी की स्थिति देखकर रोना आता है, क्योंकि मैं पिछले स्टूडेंट के तौर पर और टीचर के तौर पर मैं पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 35-36 ईयर से हिंदी को डिक्लाइन करते हुए देखा। इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जो भूमंडलीकरण का एरा है, उस भूमंडलीकरण के एरा में हिंदी की दिन प्रतिदिन डिक्लाइन। जब सोशल मीडिया आई, हमारे जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं उन्होंने हिंदी भी यूज करते हैं, तो देवनागरी स्क्रिप्ट के बजाय रोमन स्क्रिप्ट में मैसेज भेजते हैं। तो क्या होता है, उससे हिंदी का डिक्लाइन हुआ। जॉब अपॉर्चुनिटी हिंदी में सिकुड़ती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी होगी, अभी तो हम हिंदी माध्यम को पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम भी पढ़ा रहे हैं, हिंदी मीडियम भी पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि अब अधिक 8 से 10 वर्ष के बाद हिंदी मीडियम के स्टूडेंट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करने वाले मिल सकेंगे, क्योंकि अब जो नए जनरेशन के बच्चे हैं वो इंग्लिश स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं उसमें हिंदी में बहुतों का अनुवाद अवेलेबल नहीं होता है। एक गार्जियन के दिमाग में ये बात बैठी हुई है कि हमारे बच्चे को एक सुखद भविष्य तभी हो सकता है जब उसको अंग्रेजी भाषा आ रही है। तो अंग्रेजियत एक तरह से भारत में चारों तरफ हिंदी बेल्ट में भी ये चीज अट्रैक्ट हो रही है। आज शुद्ध हिंदी लिखने वाले और बोलने वालों की संख्या कम रही। आज नौबत यह है कि अगर बहुत शुद्ध हिंदी कहीं आप बोलेंगे तो आपका उपहास उड़ाया जाएगा। तो बेहतर है कि हम इन सब करने के बजाय हिंदी को एकदम आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा और साहित्य को प्रमोट करें, हिंदी को फंडिंग करके उसके कुछ निश्चित ऑथर खड़ा करें। आज देखिए हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे का डेथ, जहां तक मैं अपनी मेमोरी में याद कर रहा हूं, 1986 में हुआ। और अज्ञे के डेथ के बाद आज हिंदी का कोई भी भारत के स्तर का हमें कवि नहीं दिख रहा। नामवर सिंह का डेथ हुआ एक आलोचक के रूप में, हमें अभी कोई पुख्ता आलोचक नहीं दिख रहा। आज की तारीख में हिंदी के विद्वानों में कौन विदूषक है, कौन निश्चित कवि है, उसके बीच अंतर करना मुश्किल हो गया है। तो पहले तो हिंदी को इस दुर्गति से बचाइए, तो फिर मुद्दा ही नहीं रह जाएगा। अगर हिंदी की तरफ कम से कम हिंदी बेल्ट के लड़के हैं वो तो हिंदी कबूल करें, नॉन हिंदी बेल्ट की बात तो बहुत दूर की रही। तो मैं अपने कुछ अनुभव, कुछ न्यूज़पेपर, कुछ इतिहास के कुछ अंश, इन सब को आपके साथ शेयर करना चाहता था और मैंने शेयर किया। मैं फिर किसी दूसरे लेक्चर में आपके साथ उपस्थित होऊंगा, लेकिन कई बार अगर आपके मन में एक जिज्ञासा हो कि मैं किस इश्यू को लेकर आऊं, किस मुद्दे पर आपको एनलाइटन करूं, किस मुद्दे पर समझने में आपकी सहायता करूं, तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं चूज नहीं कर पाता हूं कि आपके लाइकिंग का टॉपिक क्या है, बट माय स्टूडेंट्स आप कोई अच्छे टॉपिक, सीरियस टॉपिक कहीं सजेशन दीजिएगा, मेरा विश्वास है ना। क्योंकि आप तो जानते हैं कि हम हमेशा कोशिश करते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कोई एक टॉपिक आपको पता चले और आप उस टॉपिक से वाकिफ हों। तो आज मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर आप अगर किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर लिखिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।